चाइनीज मांझे से हो रही मौतों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने प्रदेश में इसकी बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए निर्देश दिए हैं कि चाइनीज मांझे से हुई किसी भी मौत को हत्या माना जाएगा और दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में छापेमारी अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। लखनऊ में स्कूटी सवार युवक की मौत के बाद यह फैसला लिया गया है। पूरे अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा भी की जाएगी। यूपी में पीएम मानधन योजना का पंजीकरण शुरू। उत्तर प्रदेश में असंगठित श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना ट्रेडर्स के तहत राष्ट्रीय विशेष पंजीयन अभियान शुरू हुआ है। पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। शहरी क्षेत्रों में 15 फरवरी तक और ग्रामीण क्षेत्रों में 16 फरवरी से 15 मार्च तक पंजीकरण होगा। 18 से 40 वर्ष आयु 15,000 रुपए तक आय वाले श्रमिक और 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारी पात्र हैं। विधानसभा और विधान परिषद का तिथिवार कार्यक्रम 20 फरवरी तक जारी किया गया है। सत्र की शुरुआत 9 फरवरी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी। 10 फरवरी को दिवंगत विधायकों की श्रद्धांजलि दी जाएगी। 11 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना विधानसभा में और केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। 16 से 20 फरवरी तक बजट पर विस्तृत चर्चा होगी और अंतिम दिन विनियोग विधेयक पारित कराया जाएगा। यूपी में कॉमर्शियल वाहनों के टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया है। परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन अधिनियम 2025 के तहत वन टाइम टैक्स लागू किया है। अब 10 लाख रुपए तक के वाहन पर 10.5% और उससे अधिक कीमत वाले वाहन पर 12.5% एक मुश्त कर लगेगा। पुराने वाहनों को हर साल 8% तक टैक्स में छूट मिलेगी। इससे सस्ते व पुराने वाहनों पर टैक्स कम होगा, जबकि लग्जरी वाहनों पर अधिक। नई व्यवस्था से बार बार टैक्स भरने की परेशानी और पेनाल्टी से राहत मिलेगी। योगी सरकार की सख्ती के बावजूद उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपलोड न करने वाले 47,816 कर्मियों में स्वास्थ्य, गृह और राजस्व विभाग के 57% से अधिक कर्मचारी शामिल हैं। सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग के 15,150, गृह के 6,479 और राजस्व के 5,682 कर्मियों के विवरण नहीं दिया गया। ऐसे कर्मचारियों का वेतन रोका गया है और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। 8 विभागों में सभी कर्मचारियों ने समय पर संपत्ति विवरण दिया है। यूपी स्टाम्प विभाग में डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह लागू करने के लिए राज्य सरकार ने 10 जिलों को 6 माह का समय दिया है। इस दौरान रजिस्ट्री, स्टाम्प शुल्क, दस्तावेज सत्यापन और रिकॉर्ड प्रबंधन को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। शासन ने साफ किया है कि तय समय सीमा में काम पूरा न होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। विभागीय स्तर पर प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी। सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और आम लोगों को स्टाम्प व रजिस्ट्री सेवाओं में तेज और सरल सुविधा उपलब्ध कराना है। यूपी के जिला पंचायत क्षेत्रों में भवन मानचित्र पास कराने की समस्याओं को खत्म करने के लिए योगी सरकार ने खास मास्टर प्लान तैयार किया है। पंचायती राज विभाग ने एक उच्च स्तरीय समिति और तकनीकी सेल का गठन किया है, जो ग्रामीण इलाकों में नक्शा स्वीकृति प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाएंगी। समिति 15 फरवरी तक कानून, नियमावली और भवन उपविधियों का अध्ययन कर जरूरी संशोधन सुझाएगी। साथ ही विकास प्राधिकरणों और जिला पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित विकास हो और जनता को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिले। योगी सरकार जल्द OTS योजना 2026 लागू कर बकायेदारों को बड़ी राहत देने जा रही है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद शुरू होने वाली इस योजना से विकास प्राधिकरणों और आवास परिषद को 8 से 10,000 करोड़ रुपए तक का बकाया मिलने की उम्मीद है। योजना के तहत दंड ब्याज पूरी तरह माफ रहेगा और केवल साधारण ब्याज लिया जाएगा। 50 लाख रुपए तक के बकाये पर 4 माह और इससे अधिक राशि पर 7 माह में किस्तों से भुगतान की सुविधा मिलेगी। आवेदन का निस्तारण 3 माह में अनिवार्य होगा। सपा से गठबंधन टूटने के बाद 2027 में पुरकाजी विधानसभा सीट पर मंत्री अनिल कुमार की राह आसान
नहीं दिख रही है। 2022 में सपा आरएलडी गठबंधन के सहारे जीत दर्ज करने वाले अनिल कुमार अब आरएलडी बीजेपी गठबंधन का हिस्सा है। सीट पर मुस्लिम, दलित और जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण और वोट कटने का असर नतीजों पर पड़ सकता है। वहीं सपा इस बार नए मुद्दों के साथ मजबूती से चुनौती देने की तैयारी में है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति समझाने के लिए 7 फरवरी को बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में करीब 2000 पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, भाईचारा कमेटियों और वाम सेफ से जुड़े नेता शामिल होंगे। मायावती मतदाता सूची पुनरीक्षण SIR के बाद संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा करेगी और कोर वोट बैंक के साथ सोशल इंजीनियरिंग का मंत्र देगी। साथ ही UGC के नए नियमों पर पार्टी का रुख स्पष्ट किया जाएगा, जिससे सवर्ण और ब्राह्मण वोटों को साधने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव अचानक इटावा के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और BLO के साथ हुई कथित मारपीट व मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। उनके साथ BLO अश्वनी कुमार भी मौजूद थे, जिन्होंने भाजपा नेता पर जूता मारने और फॉर्म 7 पर जबरन हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाया है। शिवपाल यादव ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि कार्यवाही न होने पर वे कलेक्ट्रेट में धरना देंगे। DM शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्यवाही का आश्वासन दिया है। महोबा के चरखारी सीट से भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत का एक वीडियो वायरल होने से यूपी की राजनीति में हलचल मच गई है। वीडियो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर दिए गए बयान को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। मामला हर घर नल योजना से जुड़ा है, जहां खराब सड़कों को लेकर विधायक ने नाराजगी जताई थी। जल शक्ति मंत्री का काफिला रोकने के बाद अब उनका बयान चर्चा में है। कुछ लोग इसे जनहित की आवाज बता रहे हैं तो कुछ इसे पार्टी के भीतर असंतोष मान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहमति के बाद अमेरिकी टैरिफ 50% से घटकर 18% होने से उत्तर प्रदेश के लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को बड़ी राहत मिली है। टैरिफ कटौती से चमड़ा, गारमेंट, अपैरल और भदोही के कालीन उद्योग को सीधा लाभ होगा। कानपुर, उन्नाव, नोएडा और भदोही में निर्यात दोबारा रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। पहले भारी टैरिफ के कारण लाखों नौकरियां चली गई थी। अब उद्योगों के पुनर्जीवित होने से बंद इकाइयां शुरू होंगी और रोजगार लौटने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमेठी में महिला BLO के साथ हुई बैठक में घटना को बेहद गंभीर और संवेदनशील बताया है। उन्होंने भाजपा जिलाध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह लोकतंत्र और सरकारी कार्य में सीधा हस्तक्षेप है। अखिलेश यादव के अनुसार महिला BLO पर एक खास वर्ग के वोट कटवाने का भाजपा समर्थकों के वोट बढ़ाने का दबाव बनाया गया। इनकार करने पर उनके साथ अभद्रता और मारपीट की गई। सपा सुप्रीमो में दोषियों पर तत्काल सख्त कार्यवाही और जांच के लिए अमेठी में प्रतिनिधिमंडल भेजने की घोषणा की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 फरवरी को मौसम मुख्यतः सूखा और साफ रहने का अनुमान है, पर ठंडी हवाओं का असर जारी रहेगा। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बागपत जैसे जिलों में दिन के तापमान सामान्य से थोड़ा ऊंचा हो सकता है, लेकिन सुबह शाम की ठंड और ठिठुरन बनी रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के कारण बारिश की संभावना नहीं है और धूप निकलने से दिन में हल्की गर्मी महसूस हो सकती है। इसके अलावा हवा 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, जिससे मौसम में थोड़ा बदलाव दिख सकता है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।